लाइव चालू है, पकड़ देंगे, ठीक है। न्यूज पहले बोल सी मैं बोला सभी साथी जुड़ते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को आगे शेयर करें ताकि हम अपनी जो बुलंद आवाज़ है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। आज हमारे साथ हैं बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार एडवोकेट लालचंद जी मेघवाल। भाई साहब का परिचय देना किसी सूरज को दीपक के समान बताने जैसा है। भीम सेना सामाजिक संगठन के ये जिलाध्यक्ष हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में इनकी भागीदारी हमेशा बढ़ चढ़ के रहती है। आज इनसे सवाल जवाब का दौर शुरू करते हैं। सभी साथी जुड़ते जाएं और आगे से आगे शेयर करते जाएं। ये मुकेश गोयल विधायक प्रत्याशी लालचंद जी के निजी सचिव आज के दौर की वार्ता शुरू करते हैं। सभी से निवेदन रहेगा कि सभी साथी आगे से आगे शेयर करते जाएं। सबसे पहले तो आपका इस पत्रकार वार्ता में फेसबुक लाइव के माध्यम से हार्दिक स्वागत है। हाँ जी बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल धन्यवाद आपका। बीकानेर पूर्व विधानसभा से आप दावेदारी कर रहे हैं, तो बीकानेर के विकास के लिए आपके पास में क्या ठोस कार्य योजना है, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं और जो स्थापित राजनेता हैं आप स्वतंत्र उम्मीदवार होने के नाते उनको किस प्रकार टक्कर देंगे और सबसे हटकर के आपके घोषणा पत्र में क्या क्या बीकानेर के जनहित के लिए वादे रहने वाले हैं, आपकी जुबानी हमारे फेसबुक के साथ ही सुनना चाहते हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा वकील साहब कि आपके चुनावी घोषणा पत्र में शामिल प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं? हमारा पहला मुद्दा ये होगा कि आज देश आजाद होने के 76 साल बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़ा तबका है जो आज भी मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं है और उनकी जो बस्तियां हैं उनका भी विकास नहीं हुआ है। बीकानेर की स्थापना के साथ जो पुरानी बस्तियां बसी है, जैसे जहां पर मैं निवास करता हूँ किस्मी देसर है, वे बीकानेर स्थापना के साथ ही है। आज भी यहाँ पर क्या है, पट्टे नहीं बने हैं, शिक्षा का अभाव है और मेन समस्या हमारे मोहल्ले में गंदा पानी आता है बरसात का, उसकी कोई निकासी कोई उचित समस्या समाधान नहीं हुआ है। अगला सवाल मेरा मुकेश जी गोयल साहब से रहेगा। आप लालचंद जी के निजी सचिव हो और चुनावी प्रबंधन की कमान आपके हाथ में है। आप नौजवान हैं, विधि के विद्यार्थी हैं। आपसे सीधा सवाल मेरा ये रहेगा कि जो नशे की गिरफ्त में नौजवान जो पीढ़ी है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है और नशे के कारण हजारों परिवार बर्बाद हो चुके हैं, तो नशे की गिरफ्त में जा रही युवा पीढ़ी को आप कैसे रोकेंगे और उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए आपका क्या रोड मैप रहेगा? मेरा सवाल मुकेश जी से। नमस्कार। नशा अब हमारे देश में आपको पता है सदियों से चला आ रहा है, तो इससे कहते हैं ना अपना टाइम में राजपाट चले गए थे, बिल्कुल सही बात, राजपाट चले गए थे इसके चक्कर में। और ये अपने समाज में, जैसे मैं ऐसी कैटेगरी आता हूँ तो बाबा साहब ने जो 4 कैटेगरियाँ बांटी थी, SC ST OBC जनरल, तो हमारे SC ST में तो बहुत ज्यादा प्रभाव है, ज्यादा है इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो नशा वैसे तो सभी के लिए हानिकारक है, तो इसको रोकने के लिए हम बहुत अच्छा प्रयास करेंगे, जो भी प्रयास रहेगा हमारा। जैसे नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे, ये जो पास दारू की दुकानें होती है, शराब की दुकानें होती है, तो जहाँ तक हो सके इसको जो शहरी अपना क्षेत्र होता है उन क्षेत्र से अपन थोड़ा दूर ही रखेंगे इसको, ताकि
जब चाहे बंदा ले नहीं सके, थोड़ा दूर थोड़ा डिस्टेंस रह जाए, थोड़ा आलस कर जाए, एक उस टाइप में है ना। आपने बात करी एसी कैटेगरी की, तो दलित समुदाय में एक अक्सर मैंने बात देखी है कि दिहाड़ी आदमी जो होता है शाम को 350-300 रुपए कमा कर घर आता है, लेकिन उसमें से अधिकांश पैसा नशे के अंदर वो बहा देता है। अगर वो ही पैसा बच्चों की शिक्षा में या समाज कल्याण के कार्यों में लगे तो समाज में कितना बदलाव आएगा, और आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? अच्छा सवाल किया आपने। देखो, मजदूर आदमी 300 रुपये, आप बोल रहे हो 300 रुपये 400 रुपये पर डे का कमाते हैं, उसी में से वो नशा करते हैं। ये क्या ना, वही बात है कि जहाँ शिक्षा कम होगी ना वहाँ नशा ज्यादा होगा, और अपने समाज में SC/ST कैटेगरियों में तो बहुत ज्यादा ही है, शिक्षा का थोड़ा अभाव ही है। तो पहला हमारा तो मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि इस SC/ST कैटेगरी को पहले शिक्षा से प्रचुर तरीके से इसको जोड़े, और शिक्षा हमारा प्रमुख उद्देश्य भी रहेगा। ठीक है। तो ये जो नशा है ये हर समाज के लिए घातक ही है। तो ये जो नॉर्मल बंदे अगर छोटी मोटी क्या दाढ़ी भर के और नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, नशा खरीद रहे हैं, उसको एक लत की तरह लग गया है, तो उससे दूरी बनाने के लिए कुछ उचित कार्य करेंगे उस पर। और ये जो नशा अपने जैसे गली गलियों में मिल रहा है अभी, हाँ, गली गली में अवेलेबल है ना, गली गली में में छोटी छोटी दुकानों में भी मिलता है। तो एक बात मैंने मुकेश तो जी इस पर देखी है, हम देखेंगे कि इस पर उचित कार्रवाई हो। उचित कार्रवाई। एक बात मैंने ये देखी है कि पहले जो परंपरा चली आ रही थी नशे में, तो शराब के शौकीन, शराब के जो नशेड़ी थे वो ज्यादा थे, लेकिन आजकल में ये जो मादक द्रव्य जो अफीम है, डोडा है, अमल है, ये जो मादक द्रव्य हमारे शहर में भी आ चुके हैं और हमारे आस पड़ोस की दुकान में बिक रहे हैं, हम इनसे अनजान हैं, लेकिन नशेड़ियों को ये सस्ता नशा अवेलेबल हो रहा है। इसके पीछे आप किसकी खामी मानते हैं? प्रशासन की, समाज की, संस्कृति की, या किसकी, कानून की कमी, किसकी खामी मानते हैं आप, ये बताइए। ये सबसे बड़ी खामी तो देखो, ये नशा रोकना ये तो पुलिस प्रशासन का ही है। जी जी, है सरकार का ही अपना पुलिस प्रशासन। कुछ दायित्व तो समाज का बनता है। हाँ, दायित्व तो समाज का बनता है, लेकिन शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का उनको पता नहीं चलता। हाँ, तो ये शिक्षा का अभाव है, बोल रहे हैं, शिक्षा का भी अभाव है। और ये जहाँ तक वैसे पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि यार नशा कहाँ तक कितनी लिमिट में होना चाहिए, और जो भी है चल रहा है, ये समाज में चल रहा है। आगे का सवाल हमारे लालचंद जी से रहेगा कि आप भी किस्मी देर से आते हैं, और ये जो निचला इलाका है, गंगा शहर, बीना शहर, किस्मी देसर, बरसाती मौसम के अंदर जल भराव की विकट समस्या यहाँ बनी रहती है। प्रशासन और जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से आते हैं, ठीक है, वादे करते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन धरातल पर जो काम होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ है। तो आप इस एरिया से आते हैं, अगर आप विधानसभा में पहुंचते हैं तो जो जल भराव की समस्या है बीकानेर की, उसके समाधान के लिए आपका क्या फीडबैक रहेगा, आपकी क्या कार्य योजना रहेगी, जरा बताएं। हमारे यहाँ पर जो बरसाती मौसम में जो पानी का भराव होता है, पहले जहाँ पर सामने जो खाली जमीन पड़ी हुई है वहां पर सरकारी खसरा है, वहां पर पानी जाता था। इसके संबंध में हमने क्या है, आज से 2-3 महीने पहले बरसाती मौसम में मोहल्ले वालों ने कलेक्टर साहब के धरना प्रदर्शन भी किया था, IG साहब से भी मिले थे, IG साहब मौके पर भी आए थे, उन्होंने विशेष दिशा निर्देश भी दिए थे, लेकिन क्या मिली प्रशासन की और राजनेताओं की मिली भगत के कारण वो काम कुछ हो नहीं सका। अभी भी वहां पर सीव लाइन बनी हुई है, उसमें से पानी आता रहता है। निचला इकला हमारी सुनने वाली कोई नहीं है यहाँ पर। जहां तक वंचित समाज का है, वंचित समाज अभी भी समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट है, एक पर जहां पर जाति हिंसा होती है उसके घर जाकर 5 लाख रुपए देती है, उसी दूसरी जाति के साथ जाति हिंसा होती है तो 50 लाख रुपए जाकर देती है। ये भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे ये बढ़ती है, पहले तो शहर में जो सरकारी जमीन है उस पर जो भूमाफियाओं ने कब्जा किया है उनको सबको हटाएंगे। लाखों करोड़ों अरबों की जमीन भूमाफियाओं ने कब्जा कर ली है, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। हमारे यहाँ पर दाढ़ी मजदूरी वाले मकान बना सकते नहीं, उनका स्तर नीचे ही अभी तक, अभी जाके आप देख लो है। और भी मैं अभी बस्तियों गया, चुनाव प्रचार के दौरान गया हूँ, वहां पर नहीं है, सड़कें नहीं है,
नालियां नहीं बनी हुई है। पानी अभी तो क्या है, पानी कहता था वो सीव लाइन का पानी आना चालू हो गया, लोग बीमार हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है। अगला सवाल मेरा ये रहेगा, इससे पहले मैं अपने फेसबुक साथियों से निवेदन करूंगा कि वो इस वार्ता को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें ताकि हमारी बात हजारों लोगों तक पहुंच सके। ये देखो, जो बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार लालचंद जी मेघवाल साहब का घोषणा पत्र है, ये मैं आपको थोड़ा करेक्शन किया है इसमें, लाइव दिखा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा करेक्शन किया है। इसके अंदर जो गारंटियां दी गई है, अगर ये गारंटियां जमीनी धरातल पे लागू होती है तो बीकानेर के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। मैं एडवोकेट कुलदीप कड़ेला, जन क्रांति फाउंडेशन का संरक्षक होने के नाते लालजी भाई साहब से ये अगला सवाल करता हूं कि हमारे बीकानेर के अंदर आपके विधानसभा क्षेत्र में 40-41 वार्ड आते हैं। बिल्कुल आता है। तो इन 40-41 वार्ड में आपने इसमें मैनिफेस्टो में एक घोषणा कर रखी है कि प्रत्येक वार्ड में लाइब्रेरी की स्थापना होगी। ऐसी घोषणा केवल आपने ही की है, और अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो प्रत्येक वार्ड में क्या संभव है प्रत्येक वार्ड में लाइब्रेरी की स्थापना? बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे, इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। शिक्षा का हमारा मेन उद्देश्य वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाना, शिक्षा का प्रचार करना, नशा मुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाना, जो नशा कारोबारी है उनके खिलाफ अभियान चलाना। आपने क्वेश्चन एकदम अच्छा किया है। शिक्षा है, ये हमारा देखो, हम बाबा साहब के फैन है, बाबा साहब के फैन है। बाबा साहब ने कहा था संकित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। तो शिक्षा तो हमारे प्रथम उद्देश्य ये रहेगा, शिक्षा को लेकर के। बाबा साहब ने एक बात की थी कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपके घोषणा पत्र में शिक्षा से जो क्रांति आने वाली है उसका आगाज जो मान लिया जाए कि शिक्षा की जो क्रांति है वो आपके विधानसभा के कार्यकाल के अंदर पुरजोर तरीके से जो कार्य है, सबसे प्रबल और प्रचुर तरीके से होगा, वो शिक्षक जो क्षेत्र है शिक्षा के क्षेत्र को, शिक्षा के क्षेत्र पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा शिक्षा को परम उद्देश्य मानकर इसी पर कार्य किया जाएगा। जैसे वो हमारे लालजी भाई साहब ने बोला है कि हर वार्ड में लाइब्रेरी खोलेंगे। अब एक सवाल मेरा वकील साहब से रहेगा कि बीकानेर जो है वो हाईकोर्ट बेंच के लिए एक अरसे से संघर्ष कर रहा है। इस बार गेंद हमारे पाले में है, केंद्रीय कानून मंत्री हमारे स्थानीय सांसद महोदय हैं, और सौभाग्य से आपके गृह क्षेत्र से जाते हैं। भाई आप किस मेदे से ताल्लुक रखते हैं, उनका पैतृगाम भी किस मेदे से रखते हैं। तो ये आपने घोषणा पत्र में जो हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की ऐलान किया है, तो उसको आप मानते हैं कि ये आपके कार्यकाल में पूरी हो जाएगी? इसके लिए मैं मेरा एक घर तो ये हो गया, विधानसभा क्षेत्र पूर्ण हो गया, दूसरा घर मेरा कोर्ट है। अच्छा, उसके लिए मैं पूरा संघर्ष करूंगा। हाईकोर्ट की बेंच लाने के लिए, एडवोकेट की कॉलोनी बनाने के लिए, अगर मुझे विधानसभा पूर्व की जनता मुझे मौका देती है, जब तक हाईकोर्ट की स्थापना नहीं हो, कॉलोनी नहीं बने, तब तक मैं नंगे पांव रहूंगा। ये मेरा प्रण है। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वकील साहब कि जब तक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो जाए तब तक आप नंगे पांव का संकल्प ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक और आज चुनावी रणनीति के अंदर, चुनावी समर में पूरे देश भर में हजारों लाखों प्रत्याशी मैदान में हैं, और अभी अपने राजस्थान के विधानसभा चुनाव में काफी चेहरे जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रत्याशी मैंने आज तक नहीं देखा कि वकीलों के हित के लिए, हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए नंगे पांव पैदल मार्च करने का जो संकल्प धारण कर ले। अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए घर घर कुटीर उद्योग, घर घर कच्चे उद्योग से जो उत्पादन होता है उसको बढ़ावा देने की आपने बात की है। तो इसका क्या प्रोजेक्ट रहेगा ताकि हमारे विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं स्वावलंबी बन सके और अपने जो छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं उसके माध्यम से अपने परिवार का, अपने समाज का आर्थिक क्षेत्र में विकास कर सके। महिलाओं की भागीदारी कुटीर उद्योग में, इसके लिए जो लघु कुटीर उद्योग होता है, इसके लिए अपन विशेष ध्यान देंगे। शराबबंदी होगी थी, वैसे ही घर की स्थिति ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। और जो युवा है उसके लिए अपने बीकानेर जिले में
बहुत सारे कल कारखाने खुले हुए हैं। इसके लिए मेरी कोशिश रहेगी कि भी जो कामगार है उनके लिए, बीकानेर वालों के लिए विशेष सीमा हो। भाई 50%, 75% आपको क्या है, बीकानेर वालों को ही रोजगार देना पड़ेगा। इसके लिए भी विशेष प्रयास करेंगे। जी जी भाई साहब। अगला सवाल मेरा मुकेश जी से रहेगा कि विधायक प्रत्याशी के निजी सचिव होने के नाते जो बीकानेर में युवाओं को रोजगार की गारंटी, देखो अभी जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके अंदर नौकरियां सीमित है। हमारे जो युवा हैं, युवा शक्ति हमारे पास बहुत है, तो उनको कैसे स्किल्ड किया जाए, कैसे प्रशिक्षित किया जाए कि वो पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद बेरोजगार न रहें, सरकारी नौकरी की आश में न रहें और हुनर के साथ अपनी आजीविका चला सकें। जी मुदीर जी, जैसे भाई साहब ने बोला है कि अभी अपने बीकानेर के पूरे क्षेत्र में भी आपको पता है बहुत सारी फैक्ट्री वगैरह हैं, उसमें जैसे अपने लोकल बीकानेर के बंदे बहुत कम है ना, लोकल बीकानेर के बंदे बहुत कम है। तो उसमें अपने बीकानेर के बंदों का भी जैसे भाई साहब ने बोला है कि 50% तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, 50% बंदे ऐसे होना चाहिए, स्थानीय को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, सीमा निश्चित होनी चाहिए। बीकानेर वाला कुत्ता रोजगार दे रहा है। जी जी भाई अभी देखते हैं तो यहाँ पर जो बाहर से बंदे आते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो धनशाही सेठ होते हैं है ना, वो अपनी फैक्ट्री खोल ली है बीकानेर के अंदर, फैक्ट्री खोली है तो फिर इसमें जैसे लेबर चाहिए, अगर 100 बंदे भी चाहिए ना तो 100 बंदे वो बाहर से ले आते हैं, अदर स्टेट से लाते हैं, अदर स्टेट से, जैसे अपने बिहार ले लिया, यूपी ले लिया, तो वहाँ पर क्या बेरोजगारी गरीबी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ठीक है वो गरीबी के चलते आते हैं यहाँ पर, अच्छी बात है, गरीबी के चलते आते हैं यहाँ पर, रोजगार लेते हैं, करते हैं। तो इसका मतलब वो वहाँ पर आते हैं तो बीकानेर वाले 100 बंदे वापस वो फ्री हो गए ना, फ्री हो गए, सही है, वो बेरोजगार हो गए। तो ये सबसे बड़ी मांग रखेंगे हम कि अपने 50% बंदे अपने बीकानेर के लोकल भी हो जो यहाँ पर उस फैक्ट्री में काम करे। ऐसा ना हो कि सिर्फ बाहर के बंदे आपने ले आए और अपनी फैक्ट्री में बाहर के बंदे से काम करवा रहे हो। ये इनके पता नहीं, एक अजीब सी सोच हो गई है। मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, नॉर्मल फैमिली से, तो मैं नॉर्मल अपने मजदूरी वगैरह भी करता हूँ, तो इस फैक्ट्री वगैरह में जाता हूँ, काम भी करता हूँ, तो देखी है मैंने। तो इसमें क्या नहीं है, बाहर से बंदे ले आते हैं, बस कम रेट में कर देते हैं, तो एकदम आजीविका चलाने के लिए भी वो एकदम सक्षम नहीं है, इतनी कम रेट में ना वैसा वो काम करके दे देते हैं उनको। तो इसके चक्कर में वो बाहर से लाते हैं, बाहर से करवाते हैं, और अपने बीकानेर के लोकल बंदे वो बेरोजगारी के गिरफ्त में पकड़े जा रहे हैं, बेरोजगारी में धसे जा रहे हैं। तो उनके लिए अच्छा प्रयास करेंगे भाई साहब कि थोड़ी उनको भी रोजगार मिले और थोड़ा उनको इस फैक्ट्री वगैरह में जो भी है, बीकानेर के पूर्व अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, तो उनमें काम करने का उनको मौका मिले और नई कुछ दूसरे देखेंगे। अगर सरकार की नई योजनाएं है तो अपने बीकानेर के युवाओं को मौका देंगे। ये तो हुई शहर के विकास की बात, समाज के विकास की बात। अब अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि बीकानेर में हरित क्रांति की स्थापना। एक सवाल ये होता है कि बीकानेर के अंदर प्रदूषण का जो लेवल है दिन ब दिन बढ़ रहा है, आपको भी मालूम है। पर्यावरण का जो संरक्षण है उसमें लोग जागरूक नहीं है, और दिन ब दिन ये जो आग उगलती फैक्ट्रियां हैं, दिन ब दिन जो वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, इससे हवा में जो जहर है उसकी मात्रा बढ़ रही है। तो आपने इसके अंदर ये जो पॉइंट ऐड किया है हरित क्रांति, तो हरित क्रांति के अंतर्गत आपके क्या क्या कार्य होंगे जिससे हमारे विधानसभा क्षेत्र और हमारे बीकानेर जिले, हमारे प्रदेश, हमारे देश को हम हरियाली की सौगात दे सकें और आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर पर्यावरण दे सकें। पहले सवाल भाई साहब से। हाँ, इसके लिए अभी क्या सोलर प्लांट चल रहा है, आसपास के गांव में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। उसको देख के बहुत पीड़ा होती है। एक पेड़ को बनाने में 10-20 साल लगते हैं। ये अपने जाम सोसाइटी में भी काटे हैं। हाँ, बहुत सारा। इसके लिए विशेष अभियान चलाएंगे। वो अवैध कटाई हो रही है, उसको राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष खेजड़ी को काटा जा रहा है, अंधाधुंध काटा जा रहा है। इसके लिए विशेष काम करेंगे, अपने शहर में भी अपन करेंगे। इसकी पेड़ लगाने का विशेष अभियान चलाएंगे। आपकी जैसे आपने क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन किया है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि आप क्रांति का नाम ले लिए, तो बता दूं कि एक तो पेड़ पौधे भी है ना, हर महीने या 6 माह जैसा भी हमारा टाइम रहेगा तो पेड़ लगाने का हर महीने अपना कार्यक्रम रखेंगे। पेड़ लगाने का ना, जहाँ अपने बीकानेर के आसपास के क्षेत्र लोगों को प्रेरित करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस अपने ही क्षेत्र में नहीं, बीकानेर के टोटल क्षेत्र में जहाँ तक हम जा सकेंगे वहाँ पर पेड़ लगाने का एक मुहिम चलाएंगे और वहाँ पर पेड़ लगवाएंगे। ये कार्यक्रम चलता रहेगा, कंटिन्यू चलेगा, चलता रहा है। और बीकानेर के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया है अपना,
है ना, जहाँ पर आपने बोला है तो ये हो रहा है, वहाँ पर प्रदूषण हो रहा है। तो प्रदूषण के चलते अपने रिहायशी जो इलाके हैं, रिहायशी इलाकों से थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया को थोड़ा दूर ही रखेंगे, और जो भी अंदर है अगर कोई कंप्लेन आई है जो भी है उस पर कार्रवाई की जाएगी, और इंडस्ट्रियल एरिया को रिहायशी क्षेत्र से दूर रखेंगे इसको, है ना। हमारे वेदों में बात कही गई है, एक वृक्ष 100 पुत्र समाना, यानी एक वृक्ष का पालन करना 100 पुत्रों के पालन के बराबर माना गया है हमारी संस्कृति में। तो एक पेड़ कम से कम एक व्यक्ति अपने जन्मदिन पे, अपने किसी पुत्र की, अपने किसी प्रियजन की याद में अगर लगाएं तो हम हमारे शहर को एक सुंदर और एक स्वच्छ पर्यावरण की सौगात दे सकते हैं। बस इसी बात पे चलते हुए ना, इसी बात पे चलते हुए आप बता रहे हैं कि हर महीने हो सके तो हम ये अपने पेड़ लगाने का कार्यक्रम अभी फिलहाल भी कर रहे हैं, लेकिन आगे और अच्छी तरीके से करेंगे ये। बहुत अच्छा। और आगे की जो आपकी ये घोषणा पत्र में जो बात है वो बीकानेर को शराबबंदी के दायरे में लाना। गुजरात में शराबबंदी लागू है, बीकानेर पूर्व में विधानसभा क्षेत्र में अगर आप विधायक बनते हैं तो शराबबंदी कब तक होगी, और शराबबंदी से राजस्व का भी नुकसान होगा सरकार को, उसकी भरपाई कैसे होगी, इसका आप जवाब दीजिए। नहीं, ये अपने राजस्व की भरपाई करने के लिए तो और भी साधन है, लेकिन अपना युवा खोखला होगा, युवा ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। युवा आज उसके बदहाल है, नशे के कारण बहुत ही बदहाल स्थिति में, घर परिवार उजड़ रहे हैं, युवा लोग खोखले हो रहे हैं, और छोटी मोटी ये चोरियां भी होती है। चोरियां भी आजकल देखें, रोटी के लिए कोई चोरी नहीं करता है, छोटे मोटे होते हैं नशेड़ी लोग वो करते हैं, उनके लिए विशेष करेंगे। तो एक टाइम का अभाव है। और भी देखो, एक सेकंड, ऐसी बात की है, नशा तो हमारे समाज में बहुत जोर से जड़े पकड़ा हुआ है। हाँ, जड़े पकड़ा हुआ है, तो उसके लिए कुछ कार्य करना ही चाहिए। ये नशे की हालत में ना, आपको पता नहीं है, अब मार्केट में चलते हैं या कहीं भी जाते हैं, ये नॉर्मल आती है, एक्सीडेंट भी होती है। हाँ, इसलिए नशे के कारण है ना बहुत ज्यादा हिस्सा हो जाती है। ये नहीं कि महिला को रोड पर निकलने में परेशानी होती है, आए दिन होती है, नशे के हालत में भी कर देते हैं। अगर नशे पर अंकुश रखे तो सारा अपराध ही खत्म हो जाए एक तरह से। आपकी बात से सहमत है। तो आज की चुनावी चर्चा में हमारे साथ थे बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार एडवोकेट लालचंद जी मेघवाल साहब और उनके निजी सचिव मुकेश जी गोयल, जो चुनाव तक प्रबंधन, कौशल और चुनावी रणनीति में माहिर माने जाते हैं। अगली चुनावी चर्चा बहुत जल्द ही आपके साथ होगी। सभी साथियों से निवेदन है कि लाइव वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं एडवोकेट कुलदीप कड़ेला, जन क्रांति फाउंडेशन से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। वो एक किसी महान पुरुष ने कहा है कि 8 वर्ष कुकर जिए, 12 वर्ष सियार, वर्ष 18 छतरी जिए, बाकी जीणो है बेकार। तो भाइयों, आपसे निवेदन है कि अब ये टाइम है उस कर गुजरने का। तो हम सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि हमारे लालचंद जी भाई साहब को अच्छे बहुमतों से विजय दिलाएं। एक लालचंद जी से मेरा ये सवाल रहेगा कि एक संक्षिप्त और सार गर्भित शब्दों में बीकानेर के आम आवाम से अपील। सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हम जिस उद्देश्य के लिए निकले हैं इसके लिए हमें आप सहयोग दे। आपसे अपेक्षा करते हैं, भी जीते तो बहुत जीते, एक मौका हमें दे। हम शिक्षा का प्रचार करेंगे, जो पिछड़ी बस्तियां हैं उनका विकास करेंगे, मुख्य धारा में लाएंगे, सबका विकास करेंगे। एक मौका दे, एक बार। हमारे मेरे वकील भाइयों से भी निवेदन है, मुझे एक बार मौका दे। हर बार आप 76 साल हो गए देश को आजाद हुए, एक मौका दे और मैं हाईकोर्ट की बेंच पूरी लाने की कोशिश करूंगा, वकीलों की कॉलोनी बढ़ाऊंगा। जब तक नहीं बढ़ती है तब तक नंगे पांव रहूंगा, ये मेरा प्रण है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।